चलिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सेकंड हाउस की डिजीज के बारे में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि वैसे तो हर घर में बहुत बीमारियां होती हैं। ये सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस से रिलेटेड भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका नाम मैं आपके सामने लेता हूं। और उस नाम के साथ मैं आपको बताता हूं कि सेकंड हाउस में पाने जाने वाली जो बीमारियां हैं उनमें से आंख की बीमारी एक मेजर बीमारी है। सेकंड हाउस हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि इसको हम मार्का स्थाना भी बोलते हैं और इसके लॉर्ड को हम मार्केश भी बोलते हैं। पैसे का भी यही स्थान है। बॉडी पार्ट्स में यदि हम बात करें तो ये फेस, माउथ, टंग, ओरल कैविटी, स्पीच, नोज, चिक्स, राइट आई, लोअर जा, थ्रोट, टीथ, चिन और नेल्स को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी डिजीज की बारी आती है तो सबसे पहले ध्यान सिक्स्थ हाउस पे जाता है और 8वें घर पे जाता है और 12वें घर पे जाता है। उनके साथ किसी घर का रिश्ता यह बताता है कि उस घर से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आ सकती है आपको। पहला हाउस उस ब्रह्मा का, क्रिएटर का स्थान माना जाता है। दूसरा स्थान विष्णु स्थान माना जाता है। और हमारे जो जितनी स्पीच की बात करें तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी स्पीच को कंट्रोल भी करता है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है। एलोकेंस जितनी है सेकंड हाउस में है, ओरेटरी पावर जितनी है वो सेकंड हाउस के पास है। कारका, यहां डिफरेंट काम के लिए अलग अलग कारका है। आई डिजीज के लिए सबसे पहले हम लेंगे कारका। आई डिजीज के लिए सन इज कारका फॉर द ओवरऑल आई डिजीज एंड मून इज कारका फॉर द विजन। शुक्र इज कारका फॉर द क्वालिटी ऑफ विजन। सन को एज ए होल राइट आई का मेन कारका मानते हैं। मून को लेफ्ट आई का मेन कारका मानते हैं। क्वालिटी ऑफ विजन वीनस के पास है। लेकिन हम यदि टोटल विजन की बात करें तो सन बिकम्स द मेन कारका। स्पीच के लिए बुध की क्वालिटी को, बुध का दूसरे ग्रह से रिलेशन जो है वो हमारी स्पीच को सिग्निफाई करता है। यदि हम आंख लें, कान लें, दूसरे घर का और तीसरे घर में कुछ चीजें कॉमन हैं। दूसरे घर में और तीसरे घर में कुछ चीज कॉमन पाई जाती है। यदि हम आंख की बात करें तो वो दूसरे घर से उसका नाता है। वो हमारे जो हम देखते हैं उस पिक्चर को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में चेंज करके हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है। उसका सिस्टम दूसरे घर से लेके ब्रेन तक है। जो कान है उसका नाता दूसरे घर से भी है, पहले घर से भी है।
क्योंकि कान तीसरे घर में होता है, कान को हम तीसरे घर से देखते हैं। कान भी कम्युनिकेशन करता है और आंख भी कम्युनिकेट करती है। आंख कम्युनिकेट करती है, विजुअल जो देखती है उसको वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से हमारे ब्रेन को फर्स्ट हाउस में भेजती है। कान जो सुनता है उसको पल्सेस में सिग्नल बना के हमारे ब्रेन को फर्स्ट हाउस में भेजती है। उनके दो भाग हर चीज के होते हैं। एक तो वो भाग जो हमें दिखाई देता है, जैसे यदि हम आंख को देखते हैं तो आंख का रेटिना हमें दिखाई देता है, आंख की पुतली हमें दिखाई देती है, आंख का बाहर का भाग हमें दिखाई देता है, आंख में जो ऑटो फोकस होल है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन उसके पीछे जो सारा मैकेनिज्म है आंख का वो हमें दिखाई नहीं देता। जहां पे लेंस, जो आंख का लेंस है वो एक पीछे जाके इमेज बनाता है, वो इमेज कैसे कंट्रोल होती है, वहां से कैसे वो ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को सिग्नल भेजती है, वो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही कान है, कान का वो भाग जो हमें दिखाई देता है उसको हम ओरल ईयर बोलते हैं, बाहर का भाग बोलते हैं। उसके अंदर एक पर्दा लगा रहता है, उसके आगे वैक्स होती है जिसको हम कान में तिनके से, बर्ड से, किसी ना किसी तरीके से, पेन से, पेचकस से निकाल देते हैं समटाइम, और कई बार वो हमें जख्म दे जाता है अंदर, जो हमारे सुनने की ताकत को भी खत्म कर देता है। वहां वैक्स से आगे कॉलर एक डायाफ्राम शुरू होता है जिसको पर्दा बोलते हैं, और पर्दे से आगे हमारा कॉलर शुरू होता है। कॉलर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वो हम हवा में जो पल्सेस हमारी जाती हैं, जो हमारी ऑडिटरी वेव्स जाती हैं, उनको जैसे वो वाइब्रेट करता है उस सिग्नल को मिक्सिंग करता है, उस सिग्नल से बाकी बाहर की फालतू साउंड्स को सेपरेट करके वो क्लियर साउंड के जो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में हमारे ब्रेन को भेजता है। वो इंटरनल ईयर काम करती है, जो वो सिग्नल जिस नर्व के थ्रू भेजता है उसको हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। इसलिए यदि चाहे कान है चाहे आंख है, हर किसी के दो भाग तो हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में समझने के लिए कि आपके आंख में या कान में या शरीर के किसी भी भाग में आपके पास हॉरोस्कोप आती है, कैसे पता लगाओगे कि इसकी चोट अंदरूनी चोट है या बाहरी चोट है? कैसे पता चलेगा कि ये जो इसको इंजरी आई है या इसको बीमारी आई है इंटरनल पार्ट पे आई है या एक्सटर्नल पार्ट पे आई है? टेबल्स आपके पास हैं, आपकी बुक में है, नहीं है तो मैं आपको साथ में भेज दूंगा। उसमें आप एक टेबल पे ध्यान देना है, आज उसको मैं पढ़ाऊंगा भी। उसको बोलते हैं ध्रिकना चार्ट। ध्रिकना मतलब 10 डिग्री का एक चार्ट। हर राशि को 3 भागों में बांटा गया है। 0 से 10 डिग्री तक एक भाग, 10 डिग्री से 20 डिग्री तक 2 भाग, 20 डिग्री से 30 डिग्री तक 3 भाग। मतलब एक राशि के 3 भाग किए, वो 3 ध्रिकना हो गए। पहला ध्रिकना, दूसरा ध्रिकना, तीसरा ध्रिकना। ध्रिकना भाई जो हमारी बॉडी का पार्ट एक ध्रिकने में आता है वो मैंने आपको पहले भी समझाया है, आज फिर बता दूंगा कि हर राशि में अपनी बॉडी का
भाग होता है। पूरी बॉडी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा गर्दन तक खत्म हो जाता है। दूसरा भाग हमारा जो कूल्हा होता है, जिसको हम इसको बोलते हैं, हम पेल्विक सेक्शन बोलते हैं, वहां पे खत्म हो जाता है और वहां से तीसरा भाग पांव तक जाता है। जो पहला धिरकना होता है उसमें हम फेस के ऊपर के भाग को लेते हैं, आईब्रो से ऊपर का भाग, और हमारे सिर के ऊपर बाल भी उसी में आते हैं। जो दूसरा धिरकना होता है वहां पे हम सेकंड पार्ट के भाग लेते हैं, पेल्विक बोन उसमें आती है। जो तीसरा होता है वो हमारा नीचे का भाग हम उसमें लेते हैं। ऐसी सारी बॉडी आपको धिरकना वाइज में अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन अंदर और बाहर की बात फिर खड़ी है। हमारी कई बार ऐसा होता है कि हमारा बाजू पे चोट लगती है, ऊपर की जो स्किन है उसके पता भी नहीं चलता, लेकिन जब हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपका बाजू में फ्रैक्चर हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर का घाव इतना बड़ा हो जाता है, देखने से उससे ब्लीडिंग देखने से डर लगने लग जाता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि शुक्र है बच गए, ये घाव तो दूर हो जाएगा, हड्डी टूटने से बच गई। ये 2 बड़ी बातें हैं। हड्डी का टूटना अंदर की चोट है और खून का बहना, जख्म का होना, स्किन का रैप्चर हो जाना बाहर की चोट है। ये मैं आपको आगे लेके जाने से पहले पढ़ाऊंगा। जो हर धिरकने को 2 भागों में बांटा गया है। पहले को K1 बोलते हैं, दूसरे को K2 बोलते हैं। मतलब क्या? एक पार्ट का नाम है कॉलक। कॉलक 5 डिग्री का होता है। हर धिरकने में 2 कॉलक होते हैं। एक का नाम K1 और दूसरे का K2 होता है। इसलिए जब कभी K1 में चोट लगती है तो बॉडी के एक हिस्से में चोट लगती है इंटरनल, जब K2 में चोट लगती है तो आउटर चोट लगती है। पहले मैं आपको कॉलक के ऊपर लेके जाता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कॉलक क्या है और उसकी चोट कैसे लगी। और अब इसको भी निपटा देते हैं। आइज की डिजीज है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आइज को कैसे देखते हैं ये मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं, फिर मैं आपको कॉलक पे लेके चलूंगा। ये मेरा एक लेक्चर था आई का नेशनल बॉडी में आइज पे हुआ था, उसी को मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए आई की तस्वीर है। यदि हम आई को पकड़े, ऊपर का मांस निकाल के पकड़े तो ऐसे पकड़ी हुई होती है, 4 चीजों से पकड़ी हुई होती है। उसका क्या क्या फंक्शन होता है मैं आपको बताऊंगा। ये जो 2 हिस्से हैं इसको हॉरिजेंटली पकड़ के रखते हैं और ये जो 2 हिस्से हैं इसको वर्टिकल पकड़ के रखते हैं, ताकि हमारी आंख सेंटर में रहे, हमारा जो लेंस है वो सेंटर में रहे। ये हमारी आई बॉल है, ये हमारी अपर आई लिड है, ये प्यूपिल है हमारे, और ये आई लैशेज है हमारी, ये लो आई लिड है, और ये कंजाइटिवा है जहां पे इन्फेक्शन हो जाती है। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूं। हमारे वेदांग में जब हमारी आई के बारे में बात हुई तब बहुत से चार्ट बने पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। ये चार्ट मैं आपको भेज दूंगा। यहां से आपको इतनी गाइडेंस मिलेगी कि कौन से ग्रह के पास, कौन से नक्षत्र के पास कौन सी बीमारी है। ये करीब 23 चार्ट हैं। ये डिफरेंट बुक से लिए गए हैं।
कुछ चार्ट मैंने खुद अपने डिजाइन किए हैं, अपने लिए आपके लिए डिजाइन किए हैं, लेकिन ये मिक्स ऑफ ऑल है। 23 चार्ट हैं। कुछ चार्ट मैंने खुद लिए हैं, कुछ डिफरेंट बुक से लिए हैं, और इससे आपको नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम आने वाले सारे चार्ट हैं, आपके काम आएंगे। इसको अच्छी तरह से देखना, समझना, और जब हमारी क्लास पूरी हो जाएगी लास्ट डेज में, मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा भी। अभी आईज की बात करते हैं। आईज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट पार्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। Eyes as body part is represented by sun and moon. Sun for the right eye and moon for the left eye. Venus कॉमन जो वीनस है कॉमन आई डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। विजन की जो क्वालिटी है वो वीनस उसका इंचार्ज है। ये विजन को भी कंट्रोल करता है, स्क्विंट को भी कंट्रोल करता है। आइज की बीमारियां हैं, ब्लाइंडनेस एंड रेटिनल जो डिजीज होती हैं आइज की, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सन रूल्स ओवर राइट आई, मून रूल्स ओवर लेफ्ट आई, वीनस एंड केतु द विजन। केतु विजन को खराब करता है, केतु डीजनरेट करता है। हमारी आईज में जो भी प्रॉब्लम आती है उसका एक कारक केतु भी होता है। जब कभी वीनस या केतु त्रिक हाउसेज में हो तो समझ लो आई डिजीज जरूर आएगी, आंख की ऐनक जरूर लगेगी। जो मंगल है वो सोरनेस, लाली आंख में सोरनेस का कारक है। जो सैटर्न है वो ब्लाइंडनेस का कारक है। जो लियो साइन है, लियो साइन सूर्य का बेसिक साइन है, इसलिए सूर्य जब कारक बनता है तो लियो साइन ऑटोमेटिकली कारक बन जाता है। टॉरस साइन दूसरे घर का स्वामी है, जहां पे हमारी राइट आई आती है, इसलिए टॉरस साइन वहां का कारका बन जाता है। पाइसिस साइन 12वें घर का स्वामी है, जहां पे हमारी लेफ्ट आई आती है, तो पाइसिस साइन जो है 12वें घर का कारका बन जाता है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कुंडली ऑफ काल पुरुषा। मार्स एंड केतु इंडिकेट्स डैमेज टू आईज थ्रू इंजरी, बर्न और इन्फ्लेमेटरी डिजीज। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है जो आई डिजीज के लिए हैं। अफ्लिक्टेड सेकंड लॉर्ड इज रिलेटेड टू वीनस, दूसरे घर का स्वामी। जब कभी शुक्र के साथ उसका संबंध हुआ एस्पेक्ट और एक्सचेंज का, तो प्रॉब्लम देगा। सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड अफ्लिक्टेड बाई मार्स, सैटर्न और राहु, आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है। मेलेफिक इन सेकंड और 12 अफ्लिक्टेड बाई सैटर्न और राहु आंखों की प्रॉब्लम दे सकते हैं। सेकंड लॉर्ड एंड लग्ना आर एसोसिएटेड विद मेलेफिक, दूसरे घर का स्वामी और लगन का स्वामी यदि मेलेफिक के साथ एसोसिएट हो जाए तो आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है। लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड 12th आर पोस्टेड इन नवांशा इन द इवल हाउस, साइन रिलेटेड टू द मेलेफिक, तो भी आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है। लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड 12th पोस्टेड इन त्रिक हाउस, 6, 8, 12 में दूसरे घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी हो तो भी आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम आ सकती है। सन और मून अफ्लिक्टेड बाई सैटर्न, मार्स और राहु, तो भी आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है। 6th एंड 8th लॉर्ड ऑक्यूपाई सेकंड हाउस, छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी दूसरे घर को यदि ऑक्यूपाई करता है और ऐसे में चौथा घर अफ्लिक्टेड हो तो भी आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है। वीनस इन लगना, शुक्र लग्न में हो और 8th हाउस को मेलेफिक एस्पेक्ट करता हो तो भी आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है। सन इन 6th हाउस, सूर्य छठे घर में बीमारी के घर में आके बैठ जाए, कैंसर का लगन हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है और लगन अफ्लिक्शन में होना चाहिए, यह जरूरी है। सन और मून इन लगना, सूर्य या चंद्रमा लगन में हो, सेकंड और 12th हाउस अफ्लिक्टेड हो, मंगल से
सैटर्न से या राहु से, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब उसके बाद सैटर्न एंड मार्स इन 6th और 8th हाउस, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड लॉर्ड इन वाटरी साइन एंड वेनिंग मून बोथ अफ्लिक्टेड, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सन, मून, मार्स, सैटर्न और राहु ऑक्यूपाई 2nd, 6th, 8th और 12th हाउस, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अफ्लिक्टेड सन एंड 6th हाउस इफेक्ट राइट आई एंड अफ्लिक्टेड मून एंड 8th हाउस इफेक्ट लेफ्ट आई। यदि सूर्य और छठा घर अफ्लिक्शन में आ जाए तो रोशनी जो जाएगी या खराब होगी वो दाईं आंख की होगी। यदि 8वां हाउस और यदि 8वां चंद्रमा और 8वां घर अफ्लिक्शन में आ जाए तो रोशनी जो जाएगी वो लेफ्ट आई की जाएगी। वीनस अफ्लिक्टेड बाई 6th एंड 10th, वीनस अफ्लिक्टेड बाई 6th एंड 8th लॉर्ड, तो भी आई की प्रॉब्लम आ सकती है। तो विजन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। वीनस यदि अफ्लिक्शन में हो और ऐसे में यदि किसी ने ऑपरेशन करा ले और वीनस 6ठे 8वें अफ्लिक्ट हो रहा है, तो आई विजन की पास क्या है, क्वालिटी ऑफ विजन है, तो वो खराब हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि हमने वीनस उसका अफ्लिक्शन में था, उसने ऑपरेट करवा लिया और बाद में लेंस डालने के बाद भी उसकी निगाह नहीं बनी, वो अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई निगाह में। उसका वीनस का अफ्लिक्शन होना क्लैरिटी ऑफ द आई साइट देता है। सन, वीनस एंड लग्नेश इन 3rd हाउस एंड अफ्लिक्टेड, सूर्य, वीनस, लग्नेश यदि 6ठे 8वें 12वें घर में होंगे और अफ्लिक्टेड होंगे तो भी आंखों की रोशनी खराब हो सकती है। सन और मून इन राहु केतु एक्सिस एंड सैटर्न इन त्रिकोणा, त्रिकोण में सैटर्न बैठा हो, सन मून जो है राहु केतु एक्सिस पे हो, आंखों की रोशनी के लिए अच्छे नहीं है। मंगल, सैटर्न एंड राहु इन 2nd, 8th एंड 12th हाउसेज, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड फॉर द गुड आई साइट। 2nd and 12th lord and Venus, Saturn is debility in Namansha and afflicted. Lord of 2nd and 12th and Venus together in 3rd house, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। Sun and Moon in 6th and 12th house, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। मून यदि 2nd हाउस में हो और सूर्य अफ्लिक्टेड हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है आइज की। देखिए बहुत से कॉम्बिनेशन है, ये थोड़े से रह गए वो भी पढ़ लो। लॉर्ड ऑफ लग्ना एंड 2nd कंजॉइन सैटर्न इन 2nd और 12th, तो भी आई साइड की प्रॉब्लम आ सकती है। वेनिंग मून कंजॉइन वीनस एंड ए मेलेफिक इन 2nd और 12th हाउस, तो भी आई साइड की प्रॉब्लम आ सकती है। लॉर्ड ऑफ 1st, 2nd एंड 7th जॉइन मून इन 3rd हाउस, पहले घर का स्वामी, दूसरे घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी चंद्रमा को ज्वाइन कर जाएं और 3rd हाउस में 6, 8, 12 में बैठे हों तो प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल द मेलेफिक ऑक्यूपाई 4th एंड 5th हाउस, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। वीनस एंड मून इन 3rd हाउस काज नाइट ब्लाइंडनेस, शुक्र आंखों की विजन की क्वालिटी का मारक, चंद्रमा ओवरऑल रोशनी का मालिक, यदि दोनों 3rd हाउस में बैठे हों तो नाइट ब्लाइंडनेस आ सकती है। यहां पे मेरा कहना यह भी होगा, चंद्रमा वीनस यदि इकट्ठे बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने की बात नहीं। इफ दे आर एस्पेक्टेड बाई जुपिटर, डॉक्टर प्लैनेट जुपिटर यदि उनको देख रहा है तो ये कॉम्बिनेशन को, जब जो भी एक ऊपर कॉम्बिनेशन बोले गए हैं, यदि उनको बृहस्पति देख रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर बृहस्पति इनको संभाल लेता है। वीनस एंड मार्स इन कैंसर काज नाइट ब्लाइंडनेस, और बर्थ एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स ल्यूमिनरीज फर्दर अफ्लिक्ट विदाउट एनी बेनिफिक इन्फ्लुएंस, तो ल्यूमिनरी प्लैनेट जो है हमारे सूर्य और चंद्रमा, वो अफ्लिक्टेशन में हो, बर्थ जो है किसी ग्रहण के समय में हुआ हो तो आई साइट को खराब करता है।
तो आई साइट की बीमारियां क्या होती हैं? एक तो होता है कंजक्टिवाइटिस। ये कंजक्टिवाइटिस 3 तरह का होता है, एक बैक्टीरियल होता है, एक वायरल होता है, एक एलर्जी होती है। बरसात के दिनों में या आई फ्लू में अक्सर हमारी आंखें दुखने लग जाती हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो होती है जिसमें आंख में गिड्ड आती है, आंख में एक इन्फेक्शन सा गम एक फ्लूइड आता है पीले रंग का, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। एक लाली वाला होता है जो बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया। एक आंख थोड़ी और तरह की हो जाती है, एलर्जी सी हो जाती है वहां पे, वो एलर्जेटिक कंजक्टिवाइटिस उसको बोलते हैं। देखिए, जहां गिड्ड आएगी आप ये समझ लेना केतु की इन्वॉल्वमेंट है। जब भी कोई जख्म पे गिड्ड आ जाए, जब भी कोई जख्म खराब हो जाए, जब भी कोई जख्म गलने लग जाए, तो समझना केतु की इन्वॉल्वमेंट आ गई। जब भी कभी वायरल इन्फेक्शन से लाली आ जाए आंख में, समझना मंगल की आ गई। जितनी भी ये सोजिश देता है, लाली देता है, ये मंगल देता है। और जब भी कभी एलर्जी हो जाए तो आप समझना राहु की आ गई। ये जो ऊपर कॉम्बिनेशन पड़े हैं, इसमें यदि आपको मंगल तंग कर रहा है तो लाली आएगी साथ में। यदि उस समय केतु या सैटर्न तंग कर रहे हैं तो गिड्ड आएगी साथ में। यदि आपको उस समय राहु का एस्पेक्ट आ रहा है तो एलर्जी आएगी साथ में, कंजक्टिवाइटिस के साथ एलर्जी भी आएगी। ये बात का आपने ध्यान रखना है। बैक्टीरियल हमेशा सैटर्न और केतु देते हैं, वायरल हमेशा लाली जो होती है मंगल की होती है, और एलर्जी होती है जो राहु की होती है। अब डिप्लोपिया, अब ये आता है डिप्लोपिया। ये डिप्लोपिया क्या होता है? हमें दो दो दिखाई देने लग जाते हैं। बच्चों को जब पढ़ाई में उनका ज़्यादा पढ़ते हैं या बच्चे थोड़ा एलर्जी करते हैं, थोड़ा सा कई बार उनका ना बड़े को भी हो जाता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा ये वाइब आती है डिप्लोपिया की बीमारी। ये डिप्लोपिया क्या होता है कि दो दो दिखाई देने लग जाते हैं, बड़ों को भी छोटों को भी। उसमें डॉक्टर बोलता है कि आपका जो एडजस्टमेंट हिल गया है, जैसे गाड़ी की लाइट कई बार दो जगह पड़ने लग जाती है, हमें सेंटर में पड़नी चाहिए ना, ऐसे ही हमारी आंख की दोनों जो लेंस है उनकी फोकस जो है सेंटर में होना चाहिए। वो कई बार हिल जाता है तो पेंसिल से उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, ऐसे पेंसिल से देखते देखते अपनी तरफ आते हैं, उसकी करवाते हैं। ये डिप्लोपिया जो है ये हमारा फंक्शन खराब करता है। जब भी कभी फंक्शन, किसी स्पेयर पार्ट का फंक्शन, ये हमारा स्पेयर पार्ट है। अब आंख का आगे का स्पेयर पार्ट है, आंख हमारा ऑर्गन है, और ये बीच में जो लेंस लूंज लगे हुए हैं ये हमारे स्पेयर पार्ट है आंख के। जब इनकी एडजस्टमेंट हिलेगी, ये मैकेनिकल सिस्टम है, ये हमारा मंगल चंद्रमा, ये जब चंद्रमा भी मैकेनिकल का है, मंगल भी मैकेनिकल का है, जब इनको कोई अफ्लिक्शन आएगी तब ऐसी प्रॉब्लम आएगी। ये नॉर्मल आई है, ये नॉर्मल आई है। ये कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं कि हमारा ऑपरेशन होना है जी, काले मोती का होना है, सफेद मोती का होना है, ये दो तरह के होते हैं। ये जो कैटरेक्ट होता है ये बड़ा सिंपल सा, नॉर्मल बोलते हैं कि मोतिया उतर आया, इसका ऑपरेशन करना है, आज की डेट में ये बहुत सिंपल है। जब कैटरेक्ट आता है ये नेचुरल डीजनरेशन है हमारे ऑर्गन की, नेचुरल डीजनरेशन है। किसी की पहले हो जाती, किसी की बाद में हो जाती, 50 साल के बाद कभी भी पॉसिबल है, किसी की पहले भी हो सकती है, लेकिन जनरल जो एज है 50 साल के बाद कभी भी पॉसिबल है। एक झिल्ली सी आगे से उतार देते हैं, ये देखो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया, इससे झिल्ली सी उतार देते हैं। ये जो सिंपल मोतिया है, सफेद मोतिया जिसको बोलते हैं, ये जब आता है नेचुरल डीजनरेशन से आता है, ये केतु इसका कारक है। और इसके बाद आता है ग्लूकोमा। ये जो ग्लूकोमा है ये अंदर की बात है, ये अंदर का, इसको बोलते हैं काला मोतिया। काला मोतिया आता है, इसमें ये थोड़ा डेंजरस है। अब तो बहुत ज्यादा सिस्टम बन गए हैं, तो लेकिन जब पहले ही ऐसा नहीं होता, जिसको काला मोतिया आता था वो घबराने लग जाता था, मेरी आंख खराब हो जाएगी। अब क्या है, ये होता क्या है, ये ग्लूकोमा क्या होता है, ये अंदर बॉल बनी हुई है, देखो ये आपका पूरी आंख है, इसके अंदर ये जेल है पूरा भरा हुआ जेल।
ये जेल का प्रेशर है ना जो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है जेल का, आपके लेंस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और इसका ये क्या डेंजरस क्यों है, ये आपकी ऑप्टिक नर्व को कंट्रोल करता है। ऑप्टिक नर्व, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन को सिग्नल भेजती है, उसको ये कंट्रोल करता है। और जब इस पे प्रेशर बढ़ता है, ऑप्टिक नर्व टूटने का डर रहता है। यदि एक बार ऑप्टिक नर्व टूट गई तो लाइफ टाइम ब्लाइंडनेस हो जाती है, इसलिए इससे घबराते हैं लोग। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आंख का प्रेशर कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए, नेवर मोर देन 17। तो उसके लिए ये जो ग्लूकोमा देता है, ये इसके पीछे राहु है, ग्लूकोमा इसके पीछे सैटर्न है। ये जो जेल है ये वीनस का होता है, वीनस के ऊपर राहु का प्रेशर, वीनस के ऊपर सैटर्न का प्रेशर, ये ग्लूकोमा के साथ इसको देता। तो ये जो रेटिनल इसका पार्ट है, ये डिटैच हो जाता है बॉडी से, तो उसके प्रेशर से तो आपकी इमेज प्रॉपर नहीं बनती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आजकल तो ये रिपेयर होने लगी है। इसका काज यदि ब्लड प्रेशर है तो ये रिपेयरेबल है, अभी भी ग्रीन लेजर से इसको रिपेयर कर दिया जाता है। ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल रेटिना है, जिसमें आपका कुछ भी नहीं खराब हुआ। लेकिन जब ये डायबिटी की वजह से, ये देखो, ये वाल जो है ना, वाल से ये जो हमारा पर्दा है ये खिसकने लग गया है। ये यहां पे ना प्रॉब्लम आ गई है। ये रेटिना डिफेक्टिव रेटिना है, आपको दिखाई दे रहा होगा, डिफेक्टिव रेटिना है। ये क्या करता है, शुगर की वजह से होता है, और शुगर की वजह से जो आंख खराब होती है उसको रिपेयर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आजकल किताब आ गई है मशीन्स, लेकिन बहुत महंगी है। अब आती है स्क्विंट की बारी। स्क्विंट क्या होता है? स्क्विंट पंजाबी में बोलते हैं तीर पड़ना। तीर पड़ना, ये जो कई किसी की आंखें ऊपर को चले जाती हैं, किसी की आंखें साइड को हो जाती हैं, किसी की एक आंख साइड को हो जाती है, किसी की दोनों आंख साइड को हो जाती हैं। ये कैसे कंट्रोल होती हैं, ये मैं आपको बाहर बताता हूं। ये मैंने आपको पहले ले गया था, यहां पे बताया था। ये इस तरह से कंट्रोल होती हैं कि टाइटल पेज पे मैंने स्क्विंट का डाला हुआ है। ये देखो, ये स्क्विंट है। ये फॉग से ना पकड़ा होता है, जैसे कांटे होते हैं ना, इस तरह से पकड़ा होता है, हमारी आई बॉल को पकड़ा होता है। जब कभी इधर प्रेशर कम हो गया तो इसने आंख को अपनी तरफ खींच लेना है, टेढ़ा कर देना है, तो इस आंख को ऊपर को ले जाना है इसने। यदि ये राइट वाला टेढ़ा श्रिंक कर गया तो इसने राइट को ले जाना है, लेफ्ट वाला श्रिंक कर गया लेफ्ट को ले जाना है, नीचे वाला श्रिंक कर गया नीचे को ले जाना है। तो हमारा जो आई बॉल हिल जाती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि स्क्विंट पड़ गया है। स्क्विंट आपके पड़ गया है, ऐसा बोला जाता है। तो ये आंख की कुछ प्रॉब्लम, आंख की कुछ बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं। और इसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन क्या है इसके, ये मैं आपको कंजक्टिवाइटिस के बताता हूँ। कंजक्टिवाइटिस के मैंने आपको वैसे बताया, इरिटेशन आ जाती है। इसके लिए टॉरस साइन को या पाइसिस साइन को, ये देखो, ये है बैक्टीरियल वायरल कंजक्टिवाइटिस। जब कभी इधर इस जगह पे इन्फेक्शन आएगी तो ये कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। और उसके बाद ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है जो वीनस व्हेन अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न, मैंने बोला था सैटर्न अफ्लिक्ट करता है, बैक्टीरियल को पस डिस्चार्ज को करता है, और मंगल जो है रेडनेस का कारक है। वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है वो राहु का है, मैंने आपको बोला था राहु का है और केतु का है। सूरज और चंद्रमा को जब पकड़ते हैं तो खराब करते हैं। एलर्जी कोई भी है, राहु की, सैटर्न की, केतु की है। डिप्लोपिया जो होता है वो मंगल की वजह से होता है, और सन मून बोथ ऑन नोड्स एक्सिस पे आ जाएं, चंद्रमा राहु केतु एक्सिस पे आ जाएं, तब हो जाता है। इसी तरह कैटरेक्ट नेचुरल डीजनरेशन से होता है। केतु इज कारका फॉर द प्लैनेट, हेंस केतु is karka for the generation, hence ketu in the main karka for the contract any affliction from ketu to the natal sun or moon, second house or 12th house by placement of 6th house and 8th house cause contract। जब भी आपकी दूसरे घर को कोई अफ्लिक्ट कर रहा है केतु, तो आपका राइट आई पे पहले मोतिया आएगा, लेफ्ट आई पे तब आएगा जब 12वें घर को अफ्लिक्ट कर रहा है केतु। तब उसके बाद फिर ये ग्लूकोमा है, इसका कारण भी मैंने आपको बताया है, केतु है। तो केतु ज़्यादा खराब करता है।
उसके बाद स्क्विंट है, ये मैंने आपको बताया नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होती है, सारे पढ़ के बताए थे, वही मैंने इधर डाले हुए हैं। ब्लाइंडनेस कैसे होती है, रेटिना डिफेक्ट कैसे आते हैं, रेटिनल डिफेक्ट क्या होते हैं, प्रारंभ के लक्षण हिंदी में भी दिए हुए हैं आपको, ये मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, भेजूंगा, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। और इसके बाद आपको बचपन में जो बीमारी होती है, बाल्यावस्था में जो बीमारी होती है, तो उसके मैंने कुछ पामिस्ट्री के भी इधर दिए हैं, यदि आप चाहो तो इसका भी फायदा उठा सकते हैं, ये भी मैं आपको नोट्स में भेजूंगा। इसी तरह इसको हम आइज को दूर करने के बाद चलते हैं ईयर के पास। ईयर के पास देखो चलते हैं, ये एनाटॉमी ऑफ द ईयर है। एनाटॉमी ऑफ, ये जो आपका बाहर का ईयर है, यहां तक ये जो डक्ट है, डक्ट तक ये आपका आउटर ईयर माना जाता है। और उसके बाद जो मिडल ईयर है, जो मिडल ईयर है उसमें आपका जो सिस्टम है ये आता है, कोलर सिस्टम आता है। और ये कोलर सिस्टम में ये सारा सिस्टम लगा हुआ है जो हमारी, जो यहां से देखता है, पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में बदलता है। ये कोलर नर्व है, कोलर नर्व जो आगे जाती है, इसके बाद ये जो नर्व है इसको आगे, इसके बाद कोलर के बाद कोलर नर्व जो है इसके आगे, इसको ऑडिटरी नर्व बोल देते हैं। ये जो पहले घर में जाती है। यदि मैं आपको ये बताऊं कि ये कैसे काम करता है, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे काम करता है। पहले आईज के बारे में बताता हूं, फिर ईयर के बारे में बताऊंगा। पहले आईज के बारे में बताते हैं। आईज, ये फर्स्ट हाउस है आपका, ये सेकंड हाउस है, और ये 12th हाउस है। यहां पे आपकी राइट आई है, यहां पे आपकी लेफ्ट आई है। ऐसा होता है कि जो आंख देखती है वो सिग्नल पीछे से, ये पर्दा है आपका, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। यहां पर्दे से जो चलचित्र बनता है आंख का, उसको पल्सेस में चेंज करने के बाद ये सिग्नल ब्रेन को जाता है। ब्रेन, ब्रेन आपका पहले घर में है, फर्स्ट कॉलक में है, पहले घर में है। ये आपके दृकना बना दिए, ये पहले दृकना में है, तो ये यहां से शुरू होके यहां तक आई है। दिस इज द एरिया फॉर द आई। मैं दूसरे पेन से देता हूं, दिस इज द एरिया फॉर द आई, या आई यहां से देखते हैं। अब मैं, ये राइट आई है, यदि हमने लेफ्ट आई देखनी है तो यहां से शुरू होके ये भी यहां तक ब्रेन तक जाती है। ये आपकी लेफ्ट आई है। तो आई देखेंगे हम सबसे पहले कि यदि हमारे पहले घर में फर्स्ट दृकना में पहली 10 डिग्री में कोई मूवमेंट होती है और हमारी आई साइड खराब होती है, तो दैट इज मोर डेंजरस, कि पीछे वाली जो ऑप्टिक नर्व है उसका डैमेज हो गया, सिग्नल आईज को जाता नहीं है, सिग्नल ब्रेन को जाता नहीं है, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर। यदि दूसरे घर में कोई अफ्लिक्शन है तो वो क्या होगा, कैटरेक्ट होगा, ग्लूकोमा होगा, इंजरी होगी, कुछ भी होगी, दैट इज रिपेयरेबल। इसी तरह 12वें घर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंजरी है, कोई डीजनरेशन है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, स्क्विंट है, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम है, दैट इज रिपेयरेबल। इसलिए जब भी आई देखेंगे, कहने को आई दूसरे घर में है, लेकिन जब आई देखेंगे तो हमें फर्स्ट हाउस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह मैं आपको ईयर के बारे में बताता हूं। ईयर,
उसके बारे में बताता हूं। ये 3rd हाउस है, ये 11वां घर है, ये लेफ्ट ईयर का है, ये लेफ्ट ईयर का और ये राइट ईयर का। तीसरा घर राइट ईयर का, 11वां घर लेफ्ट ईयर का है। जो एक कान जो है वो यहां से जो भी सुनता है तीसरे घर में या यहां पे जो भी सुनता है उसको यहां से इधर सिस्टम में भेजा जाता है। हमारा जो कान का पर्दा है उसको उसकी वाइब्रेशन होती है, पर्दे में वाइब्रेशन होती है, उसको सेकंड पार्ट जो उसका है, इंटरनल सेकंड पार्ट कॉलर, जो कॉलर है उसका, जो कॉलर है ना, वो जो है सेकंड हाउस में है, यहां पे है कॉलर सिस्टम। पूरा जो सिस्टम है उस पल्सेस को, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में भर के ब्रेन को भेजना, वो यहां पे है। ये 12वें घर में 12th हाउस, सेकंड हाउस। जो राइट ईयर है उसका सेकंड हाउस में है और जो लेफ्ट ईयर है उसका 12वें घर में है। ये कॉलर से सिग्नल ब्रेन को जाता है, ये है आपका ब्रेन। ये कॉलर यहां से सिग्नल ब्रेन को भेजता है और वो चीज हमें सुनाई देती है, वो चीज हमारा ब्रेन सेंस करता है जो यहां से सिग्नल आया। इसका मतलब क्या है, ईयर को हम तीसरे घर में भी देखेंगे, ईयर को दूसरे घर में भी देखेंगे, ईयर को 11वें घर में भी देखेंगे, ईयर को 12वें घर में भी देखेंगे, ईयर को पहले घर में भी देखेंगे। जो ज्वाइंट ऑपरेशन है उसको हम पहले घर में देखेंगे। जब कभी ऑडिटरी नर्व का प्रॉब्लम आएगा तो वो पहले घर में देखेंगे। यदि हम मिडल ईयर का प्रॉब्लम आएगा, मिडल ईयर को हम यदि राइट साइड का है तो उसको दूसरे घर से देखेंगे, यदि लेफ्ट ईयर का है तो उसको 12वें घर से देखेंगे। कभी ओरल कैविटी का प्रॉब्लम आएगा तो हम देखेंगे 11वें घर से और तीसरे घर से, राइट को तीसरे घर से और लेफ्ट को 11वें घर से देखेंगे। अभी आपका समय भी हो गया है, मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा सारे। यदि आपने अभी डाउनलोड करने हैं तो astrogurukul.com पे जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बार बार देखिए, समझिए, फिर आपको ये डिजीज आसान लगने लग जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सब लोग फायदा उठा सकें। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरे आने वाले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के वीडियो आप तक पहुंचते जाएं। थैंक यू वेरी मच।